नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के एमपीपीएससी क्विक रिवीजन प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े हुए सभी विषयों पर क्रमवार तरीके से आपके साथ बात करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। आज हम जिस खंड पर बात करने वाले हैं वो खंड जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के बजट 2024-25 और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से। तो चलिए बिना देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मध्य प्रदेश के बजट 2024-25 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश का 2024-25 का जो बजट है उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, यानी टोटल कितना आकार था बजट का। तो बजट का आकार रहा है 3,65,000 करोड़ रुपए का। यह बजट 2024-25 का था और इस बजट को मध्य प्रदेश विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, जिनका नाम है जगदीश देवड़ा, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए इस बजटीय आवंटन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में कितना कितना बजट आवंटन किया गया है। इस महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कुल व्यय जो कि अभी आपको बताया गया कितना है, 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जो कि वर्ष 2023-24 की तुलना में 16% अधिक है। यानी वर्ष 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उससे 16% की वृद्धि हमें कुल व्यय के अंतर्गत देखने को मिलती है, 3,65,067 करोड़ रुपए की। अगर हम इसके अंतर्गत राजस्व अधिशेष की बात करें तो राजस्व अधिशेष कितना रहने की उम्मीद है? 1,700 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष की एक प्रकार से उम्मीद की गई है। और जब हम राजस्व अधिशेष की बात करते हैं तो इसका मतलब है कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है और माइनस कुल राजस्व खर्च कितना है। तो कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व खर्च से आपको राजस्व अधिशेष प्राप्त हो जाएगा। और राजस्व अधिशेष का सीधा सा मतलब है कि राज्य को प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्तियां उसके खर्च से ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्तियों के बारे में अनुमान भी व्यक्त किए गए हैं। जैसे वर्ष 2024-25 के बजट में राजस्व प्राप्ति का कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति का कितना अनुमान रखा गया है? 2,63,344 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा स्वयं के माध्यम से, यानी स्वयं के कर के माध्यम से कितनी पूर्ति की जाएगी, यानी स्वयं के कर के माध्यम से कितनी राजस्व प्राप्ति होगी? वो राजस्व प्राप्ति होगी 1,02,097 करोड़ रुपए की। इसमें केंद्रीय करों से आने वाला राजस्व कितना होगा, या केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना होगा? 95,753 करोड़ रुपए का ऐसा कर होगा, केंद्रीय कर होगा, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बैठती है। इसी प्रकार से अगर इस राजस्व प्राप्ति में गैर कर राजस्व की बात करें तो उसकी वैल्यू बैठती है 20,603 करोड़ रुपए की। जब हम गैर कर राजस्व की बात करते हैं तो गैर कर राजस्व में किस तरह की चीजें आ जाती हैं? जैसे इस तरह की चीजें आती हैं कि राज्य अलग अलग प्रकार के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसमें जो भी पैसा लगाता है, जो भी निवेश करता है, तो उस निवेश पर उसको लाभांश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ब्याज भुगतान भी राज्य को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से अगर राज्य अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है तो उन सेवाओं पर शुल्क भी हासिल करता है। तो इस तरह की प्राप्तियों को आप गैर कर राजस्व की प्राप्तियों में गिनते हैं, क्योंकि ये कर के माध्यम से आय सृजित नहीं हो रही है, बल्कि गैर कर के माध्यम से ये आय सृजित हो रही है। तो ये कितनी अनुमानित है? ये 20,603 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगर अनुदान सहायता की बात करें, यानी ऐसी सहायता जो बिल्कुल निःशुल्क होती है, जिस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाना पड़ता, तो वो कितनी अनुमानित है? वो 44,891 करोड़ रुपए की अनुमानित है। इसी प्रकार से मुख्य योजनाओं में बजट आवंटन किस प्रकार से रखा गया है वर्ष 2024-25 के लिए, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको हम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नाम से जानते हैं। इसके लिए बजटीय आवंटन 18,984 करोड़ रुपए का रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाता है और महिलाओं पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को विशेष तरजीह दी जाती है। और साथ ही महिलाओं के घर में उनकी भूमिका को भी बढ़ाने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। तो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही फ्लेक्सिबल योजना है। तो इसके लिए बजटीय आवंटन 18,984 करोड़ रुपए का किया गया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को उनकी ही जमीन पर
मकान बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए एक प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मध्य प्रदेश में उसके लिए बजटीय आवंटन 2024-25 के बजट में 4,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसी तरह से अटल कृषि ज्योति योजना, जो कि कृषि के क्षेत्र में जो कि बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, उस बिजली पर सब्सिडी प्रदान करती है, उसके अंतर्गत बजटीय आवंटन 6,290 करोड़ रुपए का रखा गया है। समग्र शिक्षा अभियान, जो कि मध्य प्रदेश में सभी स्तरों पर, पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने का प्रयास करता है, उसके लिए बजटीय आवंटन 5100 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसी प्रकार से अगर शिक्षा क्षेत्र के बजट का आप वर्गीकरण करें तो उसमें प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिए 15,509 करोड़ रुपए रखे गए हैं, माध्यमिक स्कूलों की स्थापना के लिए 9,258 करोड़ रुपए, इसी तरह से सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 4,567 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सीएम राइज योजना के अंतर्गत आवंटन 2,738 करोड़ रुपए का रखा गया है। और जब हम सीएम राइज योजना की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह एक गुणवत्तापूर्ण और बेहतर सुविधाओं के तहत एक शिक्षा प्रदान करना, ताकि कमजोर वर्ग के बच्चे, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसकी गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों के समान नहीं होती, तो प्राइवेट स्कूलों के समान ही सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है सीएम राइज योजना। और इसके लिए बजटीय आवंटन कितना रखा गया है? 2,738 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन इसके अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर अगर हम प्रकाश डालें स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि सभी वर्गों को, या आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सहज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं से संपन्न स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच स्थापित करने का प्रयास करता है, उसके लिए बजटीय आवंटन 4,500 करोड़ रुपए का रखा गया है। जिला अस्पतालों के लिए बजटीय आवंटन 1,680 करोड़ रुपए का, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप सामान्यतः आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए बजटीय आवंटन 981 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि पात्र व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराती है। इसी प्रकार से 3 जिलों में 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। कौन कौन से जिले हैं जहां पर ये 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे? ये जिले हैं नीमच, मंदसौर और सिवनी। और चीजों पर प्रकाश डालते हैं जो कि बजट के विषय में महत्वपूर्ण रही हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो राज्य की जीडीपी का 4.25% पूंजीगत व्यय रहने वाला है। और जब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दीर्घकालिक अचल संपत्ति आ जाती है। और जब हम दीर्घकालिक अचल संपत्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब है ऐसी संपत्ति जो कि आपके भविष्य के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। जैसे अगर मान लिया आप अपने किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए कोई इमारत लेते हैं, या आप किसी मशीनरी को खरीदते हैं, मशीनरी में निवेश करते हैं, या आप किसी प्रकार का ऐप का निर्माण करते हैं, तो उसमें भी आपका खर्च होता है, उसमें भी आपके भविष्य की ग्रोथ की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। तो या आप कोई किसी तरह का फर्नीचर में निवेश करते हैं, तो ये सारे जो व्यय है ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की जीडीपी का 4.25% यानी 4.25% रहने की एक तरह से अनुमान है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो राज्य की जीडीपी का ये 4.11% रहने का अनुमान है। और जब हम राजकोषीय घाटे का बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि राज्य द्वारा कुल प्राप्तियां, या जो कुल प्राप्तियां होंगी और राज्य का जो कुल खर्च होगा, इस खर्च में से अगर आप उधार निकाल दें तो वो राजकोषीय घाटा आ जाता है। राजकोषीय घाटा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राजकोषीय घाटे के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि राज्य को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, इसलिए राजकोषीय घाटा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। बजट 2024-25 में ब्याज भुगतान के बारे में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि ये कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40% रहने वाला है। इसी प्रकार से केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि नदी लिंक परियोजना है, उसका अनुमानित लागत कितनी बताई गई है? 44,605 करोड़ रुपए उसकी
अनुमानित लागत बताई गई है और ये परियोजना बुंदेलखंड के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की विशेष रूप से कमी रहती है। तो बुंदेलखंड में पानी की पूर्ति ये कर सकती है, जिस योजना को हम जानते हैं केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। जब हम इस नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश से ये गुजरती है, तो ये बेतवा नदी है, ये यहाँ पर यमुना में मिलती है, और इसी प्रकार से ये केन नदी है, ये भी यमुना में मिलती है। इन दोनों नदियों के को अगर हम नहर से जोड़ दें तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम जल की आपूर्ति के क्षेत्र में जल की आपूर्ति में सुधार कर सकते हैं, और इसी से जुड़ी हुई ये पूरी योजना है, जिसको हम केन बेतवा नदी जल परियोजना या रिवर लिंक परियोजना के नाम से जानते हैं। तो इसका भी एक अनुमानित खर्च बताया गया है। वृद्धि के अनुमानों पर बात करें तो राज्य के अपने कर राजस्व में 2023-24 की तुलना में 18% की वृद्धि अनुमानित की गई है 2024-25 में। अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय 2024-25 में 2023-24 की तुलना में 15% की अनुमानित वृद्धि अपेक्षित की गई है। महिला और बाल विकास की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1231 करोड़ रुपए बजटीय आवंटन किया गया है। और जब हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत बच्चियों के जन्म पर, यानी आप कह सकते हैं कि जो लड़कियों के जन्म पर एक सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया गया है। और ये सकारात्मक माहौल बनेगा जब हम बच्चियों के आर्थिक विकास को उनकी शिक्षा के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। तो बच्चियों की शिक्षा के लिए इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु 3,469 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम अपनी भविष्य की पीढ़ी को एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर पोषण जरूरी है। तो पोषण अभियान के लिए बजटीय आवंटन 200 करोड़ रुपए का किया गया है। और इसी प्रकार से ऐसी महिलाएं जो कि गर्भावस्था में हैं और ऐसी महिलाएं जो कि स्तनपान कराने वाली महिला हैं, उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो आवंटन है मध्य प्रदेश के बजट में वो 350 करोड़ रुपए का रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और अटल गृह ज्योति योजना उसी प्रकार की योजना है जिस प्रकार की योजना दिल्ली में है, और ये कम बिजली उपभोग पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना है। जिस प्रकार से दिल्ली में 200 यूनिट अगर बिजली इस्तेमाल होती है तो किसी प्रकार का एक प्रकार से बिजली का बिल नहीं आता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में अगर आप 150 यूनिट या उससे कम बिजली का उपभोग करते हैं तो उसे बिजली के जो दाम है या बिजली का जो बिल है उससे छूट प्रदान की गई है। बिजली वितरण हेतु 565 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का और कृषि पंपों के लिए निशुल्क बिजली का प्रावधान के लिए 2300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायती विकास के अंतर्गत देखते हैं तो 15वें वित्त आयोग के तहत 4,807 करोड़ रुपए का आवंटन है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन है। गौण खनिजों से पंचायतों को मिलने वाले कितने पैसे का प्रावधान है? 900 करोड़ रुपए। यानी पंचायतों के क्षेत्र में पड़ने वाले जो कि सेकेंडरी खनिज हैं, अगर उनका खनन किया जाता है तो उनके माध्यम से पंचायतों को 900 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से ग्राम स्वराज अभियान के लिए 177 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर हम जेंडर बजट की बात करें 2024 के 25 की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन जो है वो 2007-8 से ही लगातार जेंडर बजट प्रस्तुत करता है। और जब हम जेंडर बजट की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी कुछ योजनाएं शुरू की जाती हैं जहां पर 100% आवंटन जो है वो महिलाओं के विकास को ध्यान में रख करके किया जाता है, ताकि महिला और पुरुष के विकास में एक समानता स्थापित की जा सके। साथ ही कुछ योजनाएं ऐसी होती है जहां पर उन योजनाओं का कुछ खास प्रतिशत जैसे 30% या 25% केवल और केवल महिलाओं के लिए खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। इसको हम कहते हैं जेंडर बजट। तो जेंडर बजट 2007-8 से ही मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए इसके अंतर्गत कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस वर्ष 31 विभागों को जेंडर बजट में शामिल किया गया है। और जब 2007-8 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था तब इसमें 13 विभाग शामिल थे। बजट के माध्यम से महिलाओं के लिए वित्तीय संसाधन और नीतियों में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि महिलाओं के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अगर हम बाल बजट की बात करें तो बाल बजट मध्य प्रदेश में पहली बार वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार से जेंडर बजट में महिलाओं के लिए विशेष आवंटन किया जाता है, कुछ ऐसी योजनाएं जहां पर 100% केवल महिलाओं के लिए खर्च होगा,
और कुछ ऐसी योजनाएं जिस योजना का एक खास प्रतिशत महिलाओं के विकास के लिए खर्च होगा। इसी तरह से बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केवल बच्चों के लिए ही चलाई जाएंगी और उसका 100% वहन बच्चों के पर ही होगा, 100% खर्च बच्चों के लिए होगा। और कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जिसका कुछ खास प्रतिशत केवल बच्चों पर खर्च होगा। तो इसी को हम कहते हैं बाल बजट। यूनिसेफ की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग को चाइल्ड माना जाता है, यानी बच्चा माना जाता है। और बाल बजट का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के माध्यम से कमजोर वर्ग के बच्चों का विकास सुनिश्चित करना है। योजनाओं को 2 श्रेणी में बांटा जाता है, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। श्रेणी 1 में ऐसी योजनाएं शामिल होती हैं जहां लगभग 100% प्रावधान बच्चों से संबंधित होता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। और श्रेणी 2 में ऐसी योजनाएं शामिल होती हैं जिनमें कम से कम 30% प्रावधान बच्चों से जुड़े होते हैं। कृषि बजट भी मध्य प्रदेश में प्रदान किया जाता है, यानी बजट के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में अलग से कृषि बजट मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया जाता है। तो कृषि बजट 2024-25 की बात करें तो उसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं उसको जान लेते हैं। कृषि बजट वर्ष 2012-13 से पृथक खंड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के लिए जो कृषि बजट है वो कितना रखा गया है, वो रखा गया है 66,605.28 करोड़ रुपए, यानी 66,605 करोड़ रुपए लगभग प्रस्तावित किया गया है। और कृषि बजट से किसानों और जनता को उनकी योजनाओं और प्रावधानों की जानकारी सरलता से मिल जाती है। यानी अगर आप कृषि बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसानों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी आपको या किसानों को एक जगह पर मिल जाती है, जिससे उनका इंप्लीमेंटेशन या उनका लाभ उठाना आसान हो जाता है। ये बजट प्रदेश के किसानों और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण पर बात करेंगे। और मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण जुड़ा हुआ है ये वर्ष 2023-24 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करता है। वे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में किस तरह के क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे कृषि आ जाता है, जैसे मत्स्य आ जाता है, जैसे वानिकी आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें किस तरह के क्षेत्र शामिल हो जाते हैं, उसमें क्षेत्र शामिल हो जाते हैं उद्योग क्षेत्र। अगर हम तृतीय क्षेत्र की या टर्शियरी क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो जब प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो वर्ष 2011-12 में 33.85% था और वर्ष 2023-24 में बढ़कर के कितना हो गया, 45.53%। अगर आप फसल उत्पादन की बात करें, यानी प्राथमिक क्षेत्र में फसल उत्पादन के योगदान को देखें तो वो योगदान बैठता है 32.32% और पशुपालन का योगदान देखें तो वो बैठता है 7.84%। स्थिर मूल्य पर, यानी जो स्टेबल जो कीमत है जिसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता, उसमें प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि की बात करें तो स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि लगातार जारी है। कृषि उत्पादकता और पशुपालन दोनों ही क्षेत्रों ने मध्य प्रदेश की प्रगति में विशेष योगदान दिया है। सिंचाई और बुनियादी ढांचे के सुधार से इस क्षेत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल भी नजर आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2011-12 में मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान बैठता है वो बैठता है 27.09%, जो कि वर्ष 2023-24 में घटकर 18.47% हो गया। अगर हम प्रचलित मूल्यों पर बात करें, यानी उसमें इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को ऐड कर दें और अगर मुद्रास्फीति को हटा दें तो वो प्रतिशत बैठता है 24.54%। इस द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का, यानी विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, लगभग 8% है। स्थिर मूल्य पर जो क्षेत्रीय वृद्धि है, यानी द्वितीय क्षेत्र की जो वृद्धि है वो कितनी हुई है, 4.38% रही है 2023-24 में। अगर सतत विकास और निवेश से इस क्षेत्र की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाता है और निवेश के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाता है कि उद्योगों के विकास के अंतर्गत पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, तो इस क्षेत्र में विकास की बेहतर संभावनाएं मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। और ये क्षेत्र रोजगार के दृष्टिकोण से, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को एक आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के अंतर्गत, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक देने के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो वर्ष 2011-12 में मध्य प्रदेश में 39.06% था और 2023-24 में घट करके
प्रचलित मूल्य पर 36% हो गया, यानी इन्फ्लेशन को शामिल करते हुए 36% रहा। अगर आप इन्फ्लेशन को हटा दें और स्थिर मूल्य की बात करें तो इसका योगदान 39.64% रहा। क्षेत्र में वाणिज्य, होटल और रेस्टोरेंट का योगदान लगभग 11% रहा और अन्य सेवाओं का लगभग 7.13% रहा। वित्तीय सेवाओं का हिस्सा 3.24% और परिवहन का 6.74% रहा। अगर स्थिर मूल्यों की बात करें, इन्फ्लेशन को हटाकर के बात करें तो इस क्षेत्र की वृद्धि, सेवा क्षेत्र की वृद्धि और विकास दोनों ही सेवा मांग के कारण, सेवाओं की बढ़ती हुई मांग के कारण भविष्य में एक बेहतर संकेत प्रदान करती है, क्योंकि अलग अलग सेवाओं की जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है उसी प्रकार से ये मांग ही भविष्य में इस क्षेत्र की वृद्धि को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। सार्वजनिक वित्त और बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा रहा है, अगर इस सार्वजनिक वित्त पर बात करें तो वो राजकोषीय घाटा रहा है 55,709 करोड़ रुपए का, जो कि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद का 4.02% है। ये 2023-24 की बात हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को अतिरिक्त सहायता राशि कितने मिलने की उम्मीद है? ये मिलने की उम्मीद है 6500 करोड़ रुपए। ये उस समय की बात है जब आर्थिक सर्वेक्षण आया था और पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े पूरे सामने नहीं आए थे और उसमें किस तरह की चीजों को प्रस्तुत किया गया था, वही चीजें यहां पर आपके सामने प्रस्तुत की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रदेश में 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंकिंग सुविधाएं दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास करती है और बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ करके सभी लोगों को जो फाइनेंशियल एक फ्लो है उसमें लाने का प्रयास करती है, तो उसके तहत मध्य प्रदेश में 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर कृषि और ग्रामीण विकास की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई। अनाज उत्पादन में 1.91% की मामूली कमी देखी गई। दलहन में 42.62% की वृद्धि हुई और तिलहन में 7.32% की वृद्धि हुई। मसालों का उत्पादन 52.62 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 53.59 लाख मीट्रिक टन हुआ। सब्जियों का उत्पादन 236.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 242.62 लाख मीट्रिक टन हुआ। ये सारी बातें बजट में प्रस्तुत की गई है और महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अगर हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों की बात करें, उद्यमों की बात करें, व्यापार, निवेश और अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मध्य प्रदेश ने देश के कुल व्यावसायिक निर्यात में 1.8% का योगदान दिया है। अगर हम लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की बात करें उसमें मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि व्यापार की सुगमता से जुड़ा हुआ है और इसके वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के वर्ष 2022 के सूचकांक को देखें तो इसमें मध्य प्रदेश ने 55.68 अंक के साथ एक महत्वपूर्ण सुधार भी प्रकट किया है। मध्य प्रदेश के आवास और ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश आवास योजना जो कि शहरी आवास योजना है, आप जानते हैं कि जो आवास योजना है एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है जिसको हम जानते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और एक है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 9.50 लाख यानी लगभग 9.5 लाख आवास स्वीकृत हुए और जिसमें से 7.5 लाख पूरे हो चुके हैं। राज्य के पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो 2004-05 के 6027 मेगावाट से बढ़कर के 2023-24 में 22,328 मेगावाट हो गया है। 2004 से 2024 के बीच पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47% की वृद्धि देखने को मिलती है और अगर आप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो उसकी स्थापित क्षमता दिसंबर 2023 में 5462.09 मेगावाट रही। मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 के महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 13,63,327 करोड़ रुपए रहा जो कि 9.37% की वृद्धि को प्रकट करता है। स्थिर भावों पर अगर ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो वो कितना रहा, 6,60,363 करोड़ रुपए रहा।
जो कि 6.01% की वास्तविक वृद्धि को प्रकट करता है। अगर आप कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात करें तो इन तीनों ही क्षेत्रों ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण स्थिरता और गति प्रदान की है। अगर हम इन आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो इस सेवा क्षेत्र में इन दोनों ही सेक्टर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पर सेक्टर्स वाइज भी हमने बात कर ली है। तो ये मध्य प्रदेश से की अर्थव्यवस्था, उसके बजट 2024-25 और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से काम आएंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।